हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। ये आज हमारा क्लास चौथा। अगर आपने इससे पहले क्लास को नहीं देखा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 पूछा गया कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपको बताना है कि वह ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा में, या ऑप्शन डी है घर्षण ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह दूसरे ऊर्जा में बदल जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसमें पूछा गया कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। यानी कि आपको बताना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तथा गतिज ऊर्जा घटती है, या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा समान रहती है और गतिज ऊर्जा भी समान रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है वह घट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। तो वह क्या चीज है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है गति, या ऑप्शन डी है दाब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो बल है वह प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि वह किस चीज़ को पचाने के लिए हमें लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए वसा को पचाने के लिए, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन, या ऑप्शन डी है विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताना है कि शाकाहारी को क्या चीज़ पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज को। यानी जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पूछा गया कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंग है उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए मानक इकाई क्या है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। यानी कि जो ध्वनि की तरंग है उसकी आवृत्ति को मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण, यानी कि हमारे कानों में किस चीज़ की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए शिरा, ऑप्शन बी है हड्डियाँ, या ऑप्शन सी है उपस्थियों, या ऑप्शन डी है स्नायु। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि, यानी कि कार्टिलेज। कानों को मोड़ा जा सकता है, यानी कि किस चीज़ के कारण मोड़ा जा सकता है, क्या चीज़ होती है?
तो उपास्थि होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी कि आपको बताना है कि जो निर्मित प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो ऑप्शन ए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, ऑप्शन बी फोकस पर होगी, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर होगी, या ऑप्शन डी है अनंत पर होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको पता होगा कि जो परमाणु संख्या होती है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि दोस्तों अगर हम ए मान लें एटॉमिक मास, तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या, यानी कि पी जो है वो 19 हो जाएगा, और जो द्रव्यमान संख्या है वो हो जाएगा 39, यानी ए का मान। तो अब हम इसी पर पुट करेंगे। तो जब इसको हम इस पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 39 माइनस 19, एन बराबर आ जाएगा 39 माइनस 19। तो इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी हमारे पास 20। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 20। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है। तो आपको बताना है कि जो चौथा आवर्त होता है और दूसरा समूह होता है उसमें मौजूद तत्व कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, या ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम, यानी कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो मौजूद तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो आपको बताना है कि वह किस समूह द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मेथिनिल, ऑप्शन बी है मिथाइल, ऑप्शन सी है एथिल, या ऑप्शन डी है एथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथिनिल के कारण। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में डैश इकाइयों का अंतर होता है। तो आपको बताना है कि जो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल होता है उसके आणविक द्रव्यमान में कितने इकाइयों का अंतर होता है। ऑप्शन ए है 14 इकाई, ऑप्शन बी है 13 इकाई, ऑप्शन सी है 12 इकाई, या ऑप्शन डी है 16 इकाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 इकाई का अंतर होता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। या ऑप्शन सी है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट के कारण होता है। या ऑप्शन डी है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन डी कथन है वो सही नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें पूछा गया कि समरूप अंग है। ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, ऑप्शन बी है चमगादड़ का पंख और
व्हेल का पंख, या ऑप्शन सी है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर, या ऑप्शन डी है दोस्तों मानव हाथ और बैल का पैर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए, समरूप अंग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल जो है ये समरूप अंग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर तथा गतिज अवस्था में परिवर्तित यानी कि जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है वेग, या ऑप्शन डी है जड़त्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा, स्थितिज अवस्था हो या फिर गतिज अवस्था हो तो उस अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी कि विरोध करने की एक वस्तु की जो प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जड़त्व। तो इसको हम क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा, या ऑप्शन डी है जूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोवाट घंटा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डोबेराइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिकों को पहचान सकते थे। तो आपको बताना है कि कितने त्रिकों को पहचान सकते थे। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, या ऑप्शन डी है 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 तत्वों को पहचान सकते थे त्रिक के नियम से। तो जो क्वेश्चन 17 है उसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो आपको बताना है कि वह पौधा कौन सा है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है नारंगी, या ऑप्शन डी है पपीता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पपीता। पपीता जो है वह कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह पूछा गया कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि आपको इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है यानी कि m ज्ञात करना है, और भार बराबर होता है यानी कि W बराबर हो जाएगा mg, ये होता है सूत्र। तो हमें दिया गया है भार, यानी भार 450 न्यूटन दिया गया है और हमें m का मान निकालना है, और जो g का मान होता है वह 10 भी लिया जाता है और 9.8 भी लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 9.8 लेंगे g का मान। अब हम इस पर इसको पुट करेंगे, तो जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर m बराबर W/g, यानी कि 450 न्यूटन बटे 9.8 न्यूटन। अब हम इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा कट कर आ जाएगा 45.9 किलोग्राम, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 45.9 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा चीज़ है जो जाइलम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रैकियाइट, ऑप्शन बी है स्यूप ट्यूब्स, ऑप्शन सी है जाइलम फाइबर्स, या ऑप्शन डी है नलिकाएं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर क्या होगा, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वह कौन सा चीज़ है जो जाइलम का प्रकार नहीं है, यानी कि जाइलम का हिस्सा नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रिप ट्यूब्स जो है वह जाइलम का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21, यानी 2O ऑक्सीजन में 2 को निरूपित करता है, यानी कि जो यहाँ पर 2O लिखा है तो इस ऑक्सीजन में ये 2 है वो किस चीज़ को निरूपित करता है। ऑप्शन ए है आयन को निरूपित करता है, ऑप्शन बी है परमाणुओं को निरूपित करता है, ऑप्शन सी अणु को, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21,
तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु को, यानी कि यहाँ पर जो ये 2 है ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेक्ट्रल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 22, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि वह किस तत्व में पाया जाता है यानी किस में है। तो ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है कार्बन या ऑप्शन डी है आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन, यानी जो कार्बन है उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वह सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।